क्या जानते हो तुम रोजी के बारे में? साहब वो रोजी धंधा करती थी साहब, और वो और एक लड़का अक्सर मेरे यहाँ से छोले कुलचे खाते थे। कौन लड़का? और ये रोजी का क्या लगता है? दल्ला था साहब उसका, वो सोनू नाम था उसका। सोनू? कहाँ मिलेगा सोनू? ये जो रोजी का मर्डर हुआ है ना जब से साहब, वो यहाँ दिखा ही नहीं। फिर कहाँ रहता है वो मुझे नहीं मालूम है। ये मेरे मोबाइल में साहब उसकी एक फ़ोटो थी। ये है साहब। खा लो बेटा, मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो। नहीं, जब तक मम्मी नहीं आएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? रोजी ऐसी लड़की नहीं थी। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपकी बेटी रोजी किसी कॉल सेंटर में काम नहीं करती थी, बल्कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। और ये सोनू, ये उसके लिए ग्राहक लाता था। सर ये तो सुनील है, रोजी का पति। सुनील? जी रोजी का पति? जी, यही सब गलत काम करता था सर, इसलिए रोजी ने इसे छोड़ रखा था। जरूर इसी ने मजबूर किया होगा मेरी बेटी को। रोजी ऐसी नहीं थी सर। अच्छा, ये सुनील उर्फ सोनू आजकल है कहाँ? कुछ तो आइडिया होगा आपको? सर मुझे नहीं मालूम। साहब उस रोजी को ना ये धंधा अच्छा नहीं लगता था। तो क्या सोनू उससे जबरदस्ती काम करवा रहा था? वो तो अपनी बेटी को बढ़ाने के लिए, उसको पालने के लिए सब करती थी। सब वो हमारे साथ ना बहुत टाइम से धंधे पे थी। सब वो तो उसके लिए और हमारे लिए ग्राहक लेके आता था। ये सोनू मिलेगा कहाँ, तुम्हें मालूम है? उसका फ़ोन तो कई दिन से लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसका एक दोस्त था जाकिर, उसके घर पे उसका आना जाना था। जाके उससे बात करो। कहाँ रहता है जाकिर? सर मैंने रोजी के साथ कुछ नहीं किया सर। तो फिर हमारी टीम को देखकर भाग क्यों रहा था? तो साहब मैं डर गया था, लेकिन फिर मेरे को रोजी के मर्डर का मालूम चला, तो इसलिए मुझे पता था कि आप लोग मेरे पीछे आएंगे, इसलिए मैंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया सर। लेकिन सर मैंने रोजी के साथ कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास। सर रोजी तेरी बीवी थी और तूने उसे मजबूर किया था इस धंधे में उतरने के लिए, है ना? नहीं साहब, रोजी जब तक मेरे साथ रहती थी तब तक मैंने उससे कोई धंधा वंदा नहीं करवाया था। लेकिन जब रोजी को पता चला कि मैं दल्लागिरी ये सब करता हूँ तो मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसको कुछ दिन बाद आटे दाल का भाव पता चल गया था। और सर रोजी ये सब अपनी मर्जी से करती थी, मैंने रोजी के साथ कुछ नहीं किया। हाँ ज़रूर उसके कस्टमर ने रोजी के साथ कुछ किया होगा। कौन कस्टमर? सर कुछ रोज़ पहले एक टैक्सी वाला आइटम ढूंढते हुए हमारे एरिया में आया था, उसने रोजी के साथ कुछ किया होगा। मैंने रोजी को आखिरी बार उसी के साथ देखा था सर। उसके बाद रोजी लौटकर वापस नहीं आई। फिर मालूम चला कि रोजी की लाश मिली। कौन था वो टैक्सी वाला? ये तो मुझे मालूम नहीं है, पहले कभी मैंने देखा नहीं था। टैक्सी का नंबर देखा था? इतना कहाँ याद रहता है सर, मुझे तो ठीक से उसकी शक्ल भी याद नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि सर वो सरदार था और उसी ने रोजी के साथ कुछ किया होगा। सर सोनू ने जिस एरिया में उस टैक्सी वाले को देखा था वहां पर कोई सीसीटीवी है ही नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सोनू ने खुद ही किसी नफरत की वजह से अपनी बीवी का कत्ल किया फिर उसके पास वो शायरी छोड़ दी। लेकिन सर मैंने सोनू की हैंडराइटिंग भी शायरी की लिखावट से मैच करके देखी है, मैच ही नहीं हुई है। अगर सोनू सच बोला है तो पॉसिबल है कि मंजू ने उसी सरदार की टैक्सी हायर की हो जिसकी रोजी ने की थी, क्योंकि दोनों की मॉडस ऑपरेंडी सेम। सभी टैक्सी स्टैंड पर पता करो, एक सरदार टैक्सी वाले को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सर मैंने पानीपत और आसपास के एरिया के लगभग सभी टैक्सी स्टैंड्स में चेक किया, लेकिन ऐसा कोई भी सरदार नहीं मिला जिसकी एक्टिविटी सस्पिशियस हो और वो टैक्सी चलाता हो। पॉसिबल है कि वो टैक्सी वाला सरदार हो ही नहीं, बल्कि किसी ने सरदार के गेटअप में पहले मंजू का और बाद में रोजी का मर्डर किया। सर हमें कुछ पता चला रिंकी का? नहीं कुछ पता चला, उधर क्या सब जगह।
कल 8 बजे। हाँ अरे चौधरी साहब, कुछ परेशान लग रहा? नहीं आदिल साहब, कुछ नहीं। पक्का ना? हाँ। पहले कुछ बात हो तो बताइएगा। पुलिस की ड्यूटी में क्या हाल किया मेरा, न क्रिमिनल मिला न मेडल, इधर से उधर बस खाक छानते रहे। वाह वाह, जरूर बोल दीजिए आदिल साहब, क्योंकि अब इस चौथी लड़की की लाश ढूंढते ढूंढते तोते उठ जाएंगे आपके। सर इस फुटेज में तो ये सरदार उस बॉक्स को रखते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब इसी सरदार ने वो कटी हुई उंगलियां आपके घर के गेट पे रखी। और सर रोजी के साथ जो टैक्सी ड्राइवर देखा गया था वो भी एक सरदार था। लेकिन चौधरी, ये बंदा सरदार नहीं, नकली सरदार है। इसने भेष बदला हुआ है और ये जो भी है मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ कुमार। सर आपके नाम पे एक लेटर आया है और उसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा हुआ है। सर लेटर। आदिल साहब, ये उस चौथी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी उंगलियां आपको आपके घर पे मिली होंगी। इस लड़की की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। उसके बाद उसकी 10 की 10 उंगलियां काट दी गई। मौत 7 मई की रात को हुई और उसी रात आपके मोहल्ले की एक लड़की गायब हुई। परेशान लग रहा? नहीं आदिल साहब, कुछ नहीं। पता करो ये लेटर कहाँ से पोस्ट किया गया। सर सब जगह देख लिया उसको, है ही नहीं वो कहीं पे। समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढे उसको जाके। क्यों चौधरी साहब, किसे ढूंढने की बात कर रहे हैं? सब ठीक तो? रिंकी कहाँ है? आदिल साहब, समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से बोलो। बोलिए क्या बात? रिंकी एक लड़के के साथ भाग गई। किस लड़के के साथ? जुगल के साथ। एक नंबर का लफंगा है। अब ना उसका फोन मिल रहा है और ना ही रिंकी का। कहाँ रहता है जुगल? तोड़ो। चेक करो सब जगह। सर यहाँ तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। चौधरी, हो सकता है जो मुझे चैलेंज कर रहा है वो यह जुगल ही हो। रिंकी और जुगल दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से स्कैन करो। ओके सर। हाँ कुमार। सर वो लेटर एक सरदार ने पोस्ट किया है। ये जुगल या जुगल से कनेक्टेड कोई हो सकता है कि मेरे पड़ोस में रिंकी के अलावा। सर रिंकी का फोन पानीपत बस अड्डे के पास बंद हुआ था, लेकिन जुगल का फोन रिंकी का फोन बंद होने के 4 घंटे बाद उसके घर वाले एरिया में ही बंद हुआ था। जुगल के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस? सर जुगल ने लास्ट कॉल एक सुबोध नाम के लड़के को किया था। ये उसका फोटो है सर।
सर मैंने इस सुबोध के भी कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। सर ये सुबोध रिंकी की छोटी बहन बानी को भी बहुत कॉल करता था। पूछताछ करो जरा इससे, बोझ से। मैं बानी से मिलता हूँ। सर जुगल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर जुगल ने तुझे फोन क्यों किया था? दरअसल सर बात यह है कि मैं एक बानी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ सर। काफी टाइम से हमारा अफेयर चल रहा था सर। जुगल ने एक दिन फोन पे मुझे बोला कि बानी मुझसे चीट कर रही है सर। बानी का जुगल के साथ भी अफेयर चल रहा था। वो क्या है कि जुगल से मन भर गया था उसका, इसलिए अपनी बहन रिंकी से टांका पेट करवा रही थी उसका। ये जुगल कहाँ है अभी? अंकल वो मैं जुगल को प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो लड़का अच्छा था, इसके लिए मैंने सोचा कि दीदी को उसके साथ, लेकिन मैंने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी बानी, तू जुगल से प्यार करती थी और तूने मुझे धोखा दिया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी ना हुई, मैंने रिंकी को सब कुछ सच सच बता दिया है। सुबोध, उसका जुगल से क्या कनेक्शन? जुगल ने सुबोध को भी मेरे खिलाफ बोल दिया था। मेरे घर के बाहर कटी हुई उंगलियां मिली किसी लड़की की, और हमें शक है कि शायद वो उंगलियां रिंकी की हैं। क्या बात कर रहे हैं खान साहब? बानी बोलो, जुगल कहाँ? अंकल मैं आपको सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता जुगल कहाँ है। मुझे खत लिखने वाले का कहना है कि उसने मेरे पड़ोस की एक लड़की को मार डाला। हमें अभी तक किसी लड़की की लाश नहीं मिली। रिंकी गायब है जुगल के साथ। एक काम कर, बानी और सुबोध दोनों के फोन सर्विलेंस पे डाल। हाँ सर, एक औरत आई है अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। सर ये मेरी बेटी शैली है, कल रात से ये घर नहीं आई है और इसका फोन भी नहीं लग रहा है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज इसे जल्दी ढूंढिए, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आपको किसी पे शक है? हाँ सर, एक लोटन नाम का ऑटो ड्राइवर। शैली तो नादान है, वो कह रही थी कि वो लोटन से प्यार करती है, लेकिन मुझे शक है कि शैली के गायब होने में उस लोटन का ही हाथ। कहाँ रहता है लोटन? ताला तोड़वाओ। सर ये देखिए, सर ये देखिए, यहाँ पर भी ब्लड के ट्रेसेस है, लेकिन सर ये ब्लड सूखा है, जबकि लोटन की बॉडी पर जो ब्लड है वो बिल्कुल फ्रेश है। तो ये ब्लड किसका है? लोटन के पड़ोसी से पता करो इसका किस किस से मिलना जुलना था और कहाँ कहाँ आना जाना था। ओके सर। हाँ बोलो कुमार। सर जिस एरिया में रिंकी का फोन बंद हुआ था उस एरिया में रिंकी की लाश भी मिली है। तेरे कूचे में कटी उंगलियां फेंक के हम सीना तान के निकलते हैं। मैं वो हूं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आदिल साहब, मुझे नहीं, मच्छर पकड़ो। कुमार सर हमने जिन जिन सस्पेक्ट्स के डीएनए करवाए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। सर मंजू के बच्चे का डीएनए महेश के डीएनए से मैच करता है। हाँ सर, मैं मंजू का कज़न हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसे पसंद भी करता था। फिर हमें अचानक एक दिन पता चला कि वो पेट से है। सर मैंने मंजू को कई बार बोला कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन वो नहीं मानी सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर मैं उसे मार दूंगा। नहीं सर, मैंने मंजू को नहीं मारा सर।
जुगल, सुबोध और महेश ये सभी हमारे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स थे, लेकिन इनमें से किसी का भी इन मर्डर्स में कोई हाथ नहीं था। और हमें पक्का यकीन था कि कातिल जो भी है उसका शैली और लोटन से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसलिए हमने इस केस की हर बारीक से बारीक चीज को रिविजिट करना शुरू किया और एक नया नतीजा सामने आया। सब पूछताछ में पता चला है कि लोटन का एक चरण नाम का दोस्त हुआ करता था जो टैक्सी चलाता था और वो लोटन के साथ ही रहता था, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने लोटन का घर छोड़ दिया था। सर, ये चरण लोटन की हत्या के बाद से गायब है। और कोई खबर? सर, चरण के बारे में ये पता चला है कि वो यूपी का रहने वाला था और आईपीएस की तैयारी कर रहा था। और ये भी सामने आया है कि ये चरण मंजू के ही कॉलेज में पढ़ता था, वो उससे 2 साल सीनियर था। सर, लोटन के एक ऑटो वाले दोस्त से चरण के एक ठिकाने का पता चला है। मैंने अपनी एक टीम को भेजा है वहाँ पर। पकड़े से, पकड़ो, लेके जाओ। लाइफ बहुत स्ट्रेंज है आदिल साहब। आदमी जो सोचता है वो कभी होता नहीं है। मैंने जो आईपीएस बनने का सपना देखा था, अगर आज वो पूरा हो गया होता ना, तो आज औहदे में मैं आपसे ऊपर और आप मेरे से नीचे होते। हरियाणा के हर्ष राठौर जी जैसा बनना चाहता था। आईपीएस मैंने एग्जाम भी दिए थे, 4 बार फेल हुआ सर। तो 4 बार क्या, 6 बार भी अगर फेल हुआ होता, तेरी इस फेलियर का इन मर्डर से क्या ताल्लुक है? मेरे इस फेलियर का उन मर्डर से ताल्लुक है, क्योंकि इसी फेलियर की वजह से ना मैंने बहुत कुछ खोया है। मंजू को भी बहुत प्यार करता था मैं मंजू से, लेकिन मंजू को तो राजवीर पसंद था ना। सब कुछ भुला के मैं आईपीएस की तैयारी में लग गया। मैंने एग्जाम्स भी दिए थे, पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ, मुझे फेल कर दिया। इसलिए मजबूरी में मुझे टैक्सी ड्राइवर बनना पड़ा। फिर एक दिन मुझे मंजू मिली। मैं कॉलेज के दिनों से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम हाँ करो तो हम लोग शादी भी कर सकते हैं। नहीं चरण, मैं अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर चुकी हूँ। मतलब राजवीर फिर से? राजवीर नहीं, महेश। महेश का नाम सुन के ना मेरा दिमाग घूम गया था। अपने ही कजन के साथ, छी! अरे 3 महीने का बच्चा था उसके पेट में, पता है? मेरा इतना दिमाग घूम गया ना, मैंने उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे दीवार में दे मारा। मैंने उसे मार देना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उस धंधे वाली रोजी को मारा। ये कहाँ लाए हो तुम मुझे? जो मारने के लिए। चल। ये क्या कर रहे हो? अरे चल। क्या कर रहे हो? तू लाश के पास गाजर खाकर क्यों फेंकता था? चैलेंज था सर। आप पुलिस वाले हैं तो थोड़ा चैलेंज तो बनता है ना, लेकिन आप तब भी नहीं पकड़ पाए। फिर मैंने आपको दूसरा चैलेंज दिया। रिंकी टैक्सी का वेट कर रही थी, मैंने उसे भी उठा लिया और ये क्या कर रहे हो? बड़ा मजा आ रहा था मुझे आप लोगों के दिमाग के साथ खेलने में, लेकिन साला दिल के चक्कर में हार गया। वो लोटन था ना, साला बार बार मुझे चिढ़ाता था शैली का नाम लेके। मैंने सोच लिया कि अगर मंजू नहीं मिली तो क्या हुआ, इसकी शैली को छीन लूंगा। मैंने लोटन को भी मार दी। तेरी तरह नहीं, आईपीएस का झंडा लेकर घूमा जिंदगी भर और कुछ नहीं उगाड़ा। मेरी पढ़ाई और मेरी आईपीएस के बारे में कुछ मत बोलना, समझा? तू नहीं जानता मैंने कितनी मेहनत की आईपीएस बनने के लिए। काय की मेहनत? 20-25 हजार की नौकरी कर रहा होता अगर मुझसे थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेता तो। ऑटो ड्राइवर तेरी, तू मुझे अंग्रेजी सिखा, मुझे अंग्रेजी सिखा। लोटन को मारने के बाद मैंने शैली को भी उठा लिया। शैली बस मेरी होने ही वाली थी कि आप लोग आ गए और मुझे उठा के यहां ले आए। क्या बनना चाहता था? आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन इतना भी नहीं जानता कि कानून किस तरीके से काम करता। जानता
तो ये ज़रूर पता होता कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हत्थे ज़रूर चढ़ता है। चरण आज भी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों के लिए सिर्फ सिस्टम को ही कसूरवार समझ रहा है, जबकि सच ये है कि इंसान अपनी हालत और हालात के लिए खुद भी जिम्मेदार होता है। किसी इंसान की कामयाबी का फैसला इस बात पे भी होता है कि उस इंसान ने अपनी गलतियों से क्या सीखा। ये केस मंजू के मर्डर से शुरू हुआ था। मंजू इस केस का एक ऐसा यादगार चेहरा था जिसकी जिंदगी में गुनाह हर मोड़ पर दस्तक दे रहा था। राजवीर को ठीक से समझे बिना मंजू ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और राजवीर से धोखा खाने के बावजूद मंजू महेश की नीयत को नहीं समझ पाई और चरण को अपना दोस्त मानकर उसने चरण के सामने अपने माजी के सारे पन्ने खोल दिए, जिसने चरण की नाकाम सोच में आग में घी डालने का काम किया। चरण ने अपने पागलपन में रोजी लोटन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मेरी काबिलियत का इम्तिहान लेना चाहता था। ऐसी सोच हमेशा इंसान की बर्बादी की वजह बनती है। कहते हैं जो इंसान अपनी हार कबूल करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, कामयाबी एक ना एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। लेकिन जो इंसान अपनी हार कबूल नहीं करते, अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, कहीं ना कहीं उनके कामयाब होने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। और चरण इसकी जीतती जागती मिसाल है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए